मैंने आपको बता दिया था मोलस्का का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था, और मैंने कहा था इसमें कुछ क्लास के नाम मैंने बताया था आपको। एक नाम था मोनोप्लैकोफोरा, एक नाम था पॉलीप्लैकोफोरा, एक नाम था पेलिकोपोडा मैंने बताया था आपको, एक नाम बताया था गैस्ट्रोपोडा, एक नाम मैंने बताया था स्कैपोपोडा, और एक नाम मैंने बताया था आपको सिफेलोपोडा के बारे में। ये आप देखिए, तो मैंने आपको बताया था ये कुछ ये क्लास मैंने बताया था मोलस्का का आपको, और मैंने कुछ एग्जांपल बताया था आपको, वो भी याद होगा आपको कि मोनोप्लैकोफोरा में नियोप्लीना के बारे में हम पढ़ते हैं। और नियोप्लीना मैंने कहा था ये सिंगल ऐसा मोलस्का है जिसका बॉडी सेगमेंटेड होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक दो फाइलम से मिलते जुलते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है नियोप्लीना का, वो मिलता है एनिलिडा से भी और मोलस्का से भी। तो मैंने इसी में बताया था आपको एक टर्म मोनो प्लैकोफोरा बताया था ना, और इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको नियोप्लीना का, और मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल किसका बताओ, एक ऐसा एनिमल है जो कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा और मोलस्का के बीच का, क्योंकि ये सिंगल ऐसा मोलस्का है जिसका बॉडी सेगमेंटेड होता है। और सेगमेंटेशन वी नो दैट इस तरह का सेगमेंटेशन एनिलिडा में मिलता है। एनिलिड्स हैव सिमिलर काइंड ऑफ सेगमेंटेशन, तो ये कनेक्टिंग लिंक में माना जाता है इसको, है ना। फिर बताया था आपको इसमें चीटोन के बारे में बताया था आपको, पॉलीप्लेको में तो चीटोप्लिडा भी कहते हैं, मेरीन एनिमल होता है ये, है ना। कैलिकोपोडा को बाइवेल्विया भी कहते हैं। पर्ल ऑयस्टर इसी में आता है। अगर आप एग्जांपल देखें तो दो एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है, यूनियो एंड पर्ल ऑयस्टर। जैसे टेरेडो भी आता है इसमें, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। और मैंने कहा था कि बाइवेल्व्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रेडुला नहीं मिलता। बाइवेल्विया में रेडुला एब्सेंट होता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सारे मोलस्कन्स में रेडुला नहीं मिलते। अभी तो बताया सेगमेंटेशन कहां कहां मिलता है, और ये एनिलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। गैस्ट्रोपोडा में देखो लार्जेस्ट क्लास कहते हैं, ये सबसे बड़ा क्लास है इसका गैस्ट्रोपोडा। इसी में नाम आता है पाइला का, इसको एप्पल स्नेल कहा जाता है। पाइला को एप्पल स्नेल भी कहते हैं। इसी में एक्लाइसिया वगैरह भी आता है, एक्लाइसिया आता है। इसी में पटेला आता है, इसी में डोरिस का नाम भी आता है, इसी में लिम्पेट का नाम भी आता है। गैस्ट्रोपोडा सबसे बड़ा ये क्लास है इस फाइलम का, ठीक है। और स्कैफोपोडा में देखो एक नाम आता है डेंटेलियम का। डेंटेलियम, इसको कॉमनली एलिफेंट टस्क भी कहा जाता है, इसको एलिफेंट टस्क भी कहते हैं। ये एग्जांपल भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डेंटेलियम। ठीक है बच्चों। और सेफेलोपोडा देखो, ये सबसे बड़ा ग्रुप है इसका, नॉट सबसे बड़ा ग्रुप, सेफेलोपोडा को इसका मोस्ट एडवांस क्लास कहा जाता है। इसे इसका मोस्ट एडवांस क्लास कहते हैं सेफेलोपोडा को। और ये याद रखिएगा कि सेफेलोपोडा जो है ना, कहते हैं जिसका सेफेलो मतलब होता है हेड, पोडा मतलब लेग्स। जिस एनिमल का पैर उसके सर पे हो, है ना, फुट ऑन हेड, इसका मतलब होता है सेफेलोपोडा। सेफेलो मतलब हेड होता है, पोडा मतलब लेग्स कहते हैं।
फूट ऑन हेड, आप जानते हो इसमें ये मोस्ट एडवांस क्लास है और इसी में नाम आता है, देखो, ऑक्टोपस का। इसको आप डेविल फिश भी कहते हैं। इसी में नाम आता है सीपिया का, इसको कटल फिश कहा जाता है। और इसी में नाम आता है लॉलिगो का, लॉलिगो, इसको जाइंट स्क्विड भी कहते हैं। देखिए, तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखिएगा। ये सबसे एडवांस क्लास है। ऑक्टोपस डेविल फिश कहते हैं उसको, सीपिया को कटल फिश कहा जाता है, और लॉलिगो साइंटिफिक नेम है एक्चुअली, स्क्विड कहा जाता है। ये बहुत बड़ा साइज का एनिमल होता है एक्चुअली। और देखो, इसमें याद रखिएगा कि ऑक्टोपस में जो उसका कवरिंग होता है वो एब्सेंट होता है। कैल्केरियस सेल ऑक्टोपस में नहीं मिलता। लार्जेस्ट क्लास मैंने थोड़ी बताया, मैंने लार्जेस्ट क्लास कहा गैस्ट्रोपोडा को। क्या क्या तुम लोग सुन लेते हो यार। गैस्ट्रोपोडा सबसे बड़ा क्लास होता है इसका, जिसका मैंने कहा था एडल्ट का बॉडी एसिमेट्रिकल होता है टॉर्सन की वजह से। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, एडल्ट का बॉडी एसिमेट्रिकल रहता है इसका। और तो सब जगह बायलैटरल सिमेट्री मिलेगा, बट गैस्ट्रोपोडा का एडल्ट एसिमेट्रिकल हो जाता है। रोटेशन कहते हैं, विसरल मास रोटेट कर जाता है इसमें। एक टर्म मैंने यूज किया था टॉर्सन। टॉर्सन जैसा एक्टिविटी कहां होता है बताओ? ये गैस्ट्रोपोडा में होता है, और टॉर्सन की वजह से ही एडल्ट का बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाता है गैस्ट्रोपोडा में। और देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सिफेलोपोडा सबसे एडवांस क्लास है इसका। जैसे कहते हैं ऑक्टोपस, तो डेविल फिश कहा जाता है, इसमें सेल होता ही नहीं है। कवरिंग जो होता है ना, हार्ड कैल्केरियस सेल, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है ना। और ये भी याद रखिएगा कि सिफेलोपोड में मैंने बताया था आपको, यहां मिलता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहता है। सिफेलोपोड्स में लार्वल स्टेज एब्सेंट होता है, लार्वा यहाँ एब्सेंट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, देखो यहाँ पर। यार तुम लोगों का किडनी काम नहीं करता क्या? ये सारे किंगडम में तुमसे भी एडवांस हो जाएगा ये। थोड़ा सा अपना भी लॉजिक लगाया करो तुम लोग भाई। कैसे तुम लोग, मतलब थोड़ा सा भी अपने अंदर का जो नॉलेज है उस पे एक कॉमन सेंस नाम की चीज तुम लोग में है ही नहीं। जब मैं मोलस्का डिस्कस कर रहा हूं तो पूरे एनिमल किंगडम का एडवांस हो जाएगा ये। आपसे भी एडवांस क्या है ये? इसे भी नीट का एग्जाम देना है क्या ऑक्टोपस को? मोलस्का का एडवांस क्लास है ये, तो पूरे किंगडम का एडवांस बना लिया इसको। बी लॉजिकल, वट एवर यू आर राइटिंग। थोड़ा सा अपना जो एक कॉमन सेंस है, आईक्यू भगवान ने दिया है, उसको यूज किया कीजिए आप लोग। हर चीज आपको रिटर्न में ही मिलेगा लिखा हुआ। ऐसे तो होगा, हॉस्पिटल में एक आदमी का किडनी खराब होगा तो सबका ही किडनी खराब कर देंगे आप। चलिए यहाँ देखो, मैंने कहा सिफेलोपोडा जो होता है ये मोलस्का का सबसे एडवांस क्लास है। इसमें इंटेलिजेंस भी होता है, ऑक्टोपस वगैरह में नर्वस सिस्टम डेवलप होता है, इसमें मेमोरी भी होता है ऑक्टोपस वगैरह में। लॉलिगो जानते हैं आप, इसमें काफी लार्जेस्ट, अगर आई की बात करें, यस, लॉलिगो के बारे में कहा जाता है ये
सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है। स्क्विड को कहते हैं, ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कहा जाता है इसको, स्क्विड को। और सबसे लार्जेस्ट अगर आई की बात करें, स्कैफोपोडा में बस एग्जांपल याद रखिए, डेंटेलियम, दैट्स ऑल। इसी को एलिफेंट टस्क कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो, तो लॉलिगो, मैंने कहा लॉलिगो जो होता है ये सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट है। और एक पॉइंट और याद रखना है इसमें कि लॉलिगो का जो आई होता है, इसे कहते हैं लार्जेस्ट आई अमॉन्ग द एनिमल किंगडम। सबसे लार्जेस्ट साइज आईज की बात करें, अगर आंख की बात करें, तो सबसे बड़ा जो आई होता है ये लॉलिगो का होता है। तो लार्जेस्ट साइज कहते हैं ऑफ द आई इन द एनिमल किंगडम, ये लॉलिगो का होता है। लॉलिगो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट भी है। और एक चीज याद रखिएगा, एक टर्म यूज करते हैं सेफेलोपोड्स में, इंक ग्लैंड के बारे में। इंक ग्लैंड कहता है, ये सेफेलोपोड्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, इंक ग्लैंड। ये एनिमल अपने बॉडी के अंदर, इसके अंदर एक ग्लैंड होता है, इसको इंक ग्लैंड कहते हैं, जो पानी में, मतलब कोई एनिमी अगर इसके आसपास आएगा तो ये पानी के कलर को ही चेंज कर देता है इंक के हेल्प से। तो डिफेंस के लिए सेफेलोपोड्स यूज इंक ग्लैंड फॉर डिफेंस एक्टिविटी। दुश्मन को चकमा देने के लिए, दुश्मन से भागने के लिए वो पानी के कलर को चेंज कर देता है। और जो ग्लैंड इसमें अवेलेबल है उसको इंक ग्लैंड कहते हैं, जो सेफेलोपोडा में मिलता है। मोस्ट एडवांस क्लास मैंने कहा, ब्रेन, अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेफेलोपोडा में नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है अमॉन्ग द अदर्स, जो भी इसके ग्रुप में आता है। ऑक्टोपस में मैंने कहा कि यहाँ पे कैल्केरियस सेल प्लेट होता ही नहीं है। और ऑक्टा मतलब होता है 8, याद रखना, ऑक्टोपस में 8 आर्म्स मिलते हैं। सीपिया में, लॉलिगो में 10 आर्म्स होता है। इंक ग्लैंड, डिफेंस ग्लैंड कहते हैं इसको। इंक ग्लैंड से, ये सेफेलोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक है। एंड दिस इंक ग्लैंड इज एक्ट लाइक एज डिफेंसिव ग्लैंड कहते हैं इसको। ये पानी के कलर को चेंज कर देता है, डिफेंस के लिए यूज करता है, ये एनिमी से बचने के लिए यूज करता है ये। ठीक है, तो बस इतनी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फाइलम मोलस्का। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी एग्जाम्पल दिया गया है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको ज्यादा बताए हैं, ठीक है। किसने कह दिया मैंने कहा पॉइजनस हो जाता है? मैंने कहा कि पानी का कलर चेंज कर देता है ये इंक ग्लैंड। ये इंक ह्यूमंस भी यूज करते हैं पेंटिंग वगैरह करने के लिए। स्विमिंग करता है, ये पानी के कलर को चेंज कर देता है, तो दुश्मन को नजर ही नहीं आएगा ये। अगर कलर को चेंज करते हैं तो ये अपने आप को उसमें हाइड कर लेता है, एनिमी को नजर ही नहीं आएगा ये। और इसके लिए यूज करता है इंक ग्लैंड। और ये इंक ग्लैंड आपके लिए भी कमर्शियली यूज में आता है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इसके ग्लैंड से इंक निकाल लेते हैं और कलर वगैरह जो पेंटिंग वगैरह करते हैं उसमें यूज भी होता है। चलिए, तो ये था ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइलम मोलस्का। समझ में आ गया इसको? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, इकानोडर्माटा पे आते हैं। तो ये मिटा दूं अब इसको। नाउ सी द नेक्स्ट फाइलम।
इकाइनो डर्माटा। आपको पता है कि इस फाइलम को स्पाइनी स्किन्ड एनिमल कहा जाता है। ठीक है, और ये कंप्लीटली मेरीन होते हैं। कहते हैं ये क्लोज होता है, क्लोज टू वर्टिब्रेटा। ये फाइलम वर्टिब्रेटा के काफी क्लोज है। इवन ये कहा जाता है, जो इवोल्यूशन कहता है कि इकाइनोडर्म्स के कुछ लार्वे से ही वर्टिब्रेट इवॉल्व हुआ है, ऐसा माना जाता है। इवोल्यूशन में कहते भी हैं। तो इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो वर्टिब्रेट्स के काफी नजदीक माने जाते हैं। जैसे देखिए, तो देखो, एक तो कहते हैं इसमें ये एनिमल जो होता है ये एंटेरोसिलोमेट होता है। ये एनिमल ड्यूटेरोस्टोमिया में आता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां भी ये है, देखो, दे हैव मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन। जो स्पाइन्स वगैरह होते हैं, जो इसका इंटरनल है, वो मतलब होता तो कैलकेरियस ही होता है। एंडोस्केलेटन कहते हैं, ये कैलकेरियस होता है, लेकिन ये एंडोस्केलेटन होता है। जैसे आपके बॉडी के बोन्स होते हैं, है ना, कार्टिलेज वगैरह होते हैं, वो आपका एंडोस्केलेटन है, वो भी मेसोडर्म से बनता है। तो जो ओरिजिन आपके एंडोस्केलेटन का है वही ओरिजिन यहां भी होता है। तो ये पुराने क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इकाइनोडर्म्स जो होता है ये वर्टिब्रेट्स के काफी नजदीक है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें सिलोम आपके जैसा होता है, बॉडी प्लान आपके जैसा होता है, ड्यूटेरोस्टोमिया कहते हैं। एनएस इसमें पहले आता है, माउथ बाद में आता है। और जैसे आपके बॉडी का एंडोस्केलेटन होता है ओरिजिन के हिसाब से, वैसे यहां भी होता है। तो रिमेंबर, these are the 3 important characteristics by which we can say echinoderms are very close to vertebrata. समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है यहां तक सबको? और देखिए, मैंने कहा ये कंप्लीटली मेरीन होता है। मेरीन होता है, फ्री लिविंग होता है, इसमें कोई पैरासाइट वगैरह नहीं होता। ऑल आर फ्री लिविंग, ऑल आर मेरीन, है ना। और मैंने कहा था, जैसे अगर आप देखिए इस एनिमल का, जैसे मैं बताऊं आपको, सपोज करो, देखो, आप जानते हैं ये स्टारफिश का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, देखो। और तो इसमें देखो, 1 2 3 4 5, ये इसके आर्म होते हैं। इस आर्म को इसका एम्बुलेक्रल आर्म भी कहते हैं। और इस आर्म्स के अंदर देखेंगे आप कैसे, देखो,
देखिए, और ऐसे और आपको पता है इसमें इस तरह का एक स्ट्रक्चर लगा होता है ऐसा। ये पूरे बॉडी पे होता है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर ये। और जानते हैं ऐसे पूरे बॉडी के इंटरनल पार्ट में से स्केल्स लगे होते हैं, इसको स्पाइन्स कहते हैं इसमें। देखो, ये इसका एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने डायग्राम बताया आपको स्टारफिश का। दे हैव 5 आर्म्स, इसको एम्बुलेक्रल आर्म कहते हैं। और आप देखिए इसमें कि एक्चुअली इसमें जो आप देख रहे हो, जैसे देखो ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसे मैट्रीपोराइट कहा जाता है। मैट्रीपोराइट कहते हैं, है ना। ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हो आप, ये इसका एनएस होता है यहाँ पे। ये जो आप बीच में सर्कल देख रहे हैं, ये इसका रिंग कैनाल होता है, रिंग कैनाल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हो साइड में, देखिए ये स्ट्रक्चर, देखो ये वाला, ये इसका रेडियल कैनाल होता है। और ये जो अटैचमेंट आप देख रहे हैं बहुत सारे पूरे सरफेस पे होता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये इसका ट्यूब फिट कहा जाता है। ये इसके स्पाइन्स होता है। मैट्रीपोराइट एक ही होता है, एनएस भी एक ही होता है। ट्यूब फिट काफी सारे होते हैं। जो इसका रेडियल कैनाल है, उससे बहुत सारे ट्यूब फिट लगे रहते हैं हर तरफ। एक्चुअली होता क्या, देखो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि जो एडल्ट होता है, इसमें एडल्ट में क्या मिलता है बताओ? रेडियल सिमेट्री, है ना। मैंने कहा था कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके लार्वा की सिमेट्री बायलैटरल है और एडल्ट की सिमेट्री रेडियल कहते हैं इसमें। तो रेडियल सिमेट्री अगर होगा तो इसमें दो सरफेस मिलता है। देखो, एक ओरल सरफेस होता है और एक एबोरल सरफेस कहते हैं, एबोरल। ऐसा देखो, वैसे एनसीईआरटी में देखेंगे आप, तो एनसीईआरटी में यूज किया गया है वर्ड डॉर्सल एंड वेंट्रल, क्योंकि आप जानते हैं कि रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल में ऐसे कोई डॉर्सल वेंट्रल नहीं होता। बट अगर आप कंपेयर करें तो ओरल एबोरल कहते हैं। ओरल मतलब जिधर माउथ का पार्ट है और माउथ का पार्ट वेंट्रली लोकेटेड होता है। तो आप कह सकते हैं जो ओरल सरफेस है वो उसका वेंट्रल सरफेस होता है, वेंट्रल पार्ट होता है। और जो एबोरल पार्ट है ये इसका डॉर्सल सरफेस होता है। कंपेयर किया गया है, जबकि मैंने पहले कहा है कि ये जो टर्म यूज करते हैं वेंट्रल डॉर्सल,
ये यूज होता है बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स के लिए, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आप वेंट्रल डॉर्सल लिखा गया है, लेकिन ज्यादा बढ़िया टर्म यहाँ पे ओरल एबोरल कहते हैं। जिधर उस एनिमल का माउथ है वो उसका ओरल पार्ट होता है, जिधर उसका एनस है वो उसका, देखो ये आप डॉर्सल सर्फेस से देख रहे हैं इसको, एनस यहाँ देख रहे हैं ऊपर की तरफ इसमें, और कुछ चीजें इसमें डॉर्सली विजिबल होती हैं, कुछ चीजें इसमें वेंट्रली विजिबल होती हैं। जैसे देखो एक टर्म पढ़ेंगे आप ASDEM कहते हैं। देखो अब ये टर्म्स क्या क्या डॉर्सल साइड से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ए का मतलब एनस होता है, ये स्पाइन्स कहते हैं देखो इसमें। बी का मतलब यहाँ पर डर्मल ब्रैंकियाई कहा जाता है। डर्मल ब्रैंकियाई कहते हैं, वो गिल्स की तरह होता है इसका। जो पी कहते हैं, पी का मतलब यहाँ पे ये टर्म आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये टर्म यूज करते हैं पेडिसिलियाई कहा जाता है। और एम का मतलब यहाँ पर मैड्रीपोराइट कहता है इसको। देखो ये चीजें डॉर्सली विजिबल होती हैं इनमें, एनस, स्पाइन, डर्मल ब्रैंकियाई, पेडिसिलियाई एंड मैड्रीपोराइट। ये जो पेडिसिलियाई होता है इसका, ये इसका एक क्लिंसर ऑर्गन कहा जाता है, क्लिंसर ऑर्गन कहते हैं इसका। क्योंकि ये एनिमल ज्यादा एक्टिव मूवमेंट में नहीं होते, तो ये अपने बॉडी के सरफेस से अनवांटेड चीजों को रिमूव करता रहता है, जो एडहेयर कर जाता है, जो चिपक जाता है कई बार इसके सरफेस से, उसको हटाता रहता है ये बॉडी से। तो पेडिसिलियाई जो होता है देखो, ये इसका क्लिंसर ऑर्गन कहा जाता है, ठीक है। और अब मैं बताऊं अगर इसके वेंट्रल सरफेस से, तो देखो वेंट्रल सरफेस में आता है माउथ, इसमें आपको नजर आएगा इसका ट्यूब फिट। वैसे इसमें स्पाइन्स भी दोनों तरफ मिलते हैं, देखिए ये तो स्पाइन दोनों तरफ से देख सकते हैं इसमें। तो जो माउथ होता है उसका, जो ट्यूब फिट होता है उसका, जो स्पाइन्स वगैरह होते हैं उसके, ये आप देख सकते हैं इस एनिमल्स में इसके वेंट्रल साइड से। ये इसका भी देखो अपर पार्ट है, ये इसका डॉर्सल सरफेस है, इसके पीछे की तरफ उसका माउथ का स्ट्रक्चर होगा। तो स्पाइन्स वगैरह तो दोनों तरफ देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट माउथ और ट्यूब फिट, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये विजिबल है इसके वेंट्रल सरफेस से। और ये याद रखिएगा कि ट्यूब फिट इसका एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब फिट रेस्पिरेटरी भी होता है। और आप जानते हैं कि इन एनिमल्स में जो, अभी ये जनरलाइज बात बता रहा हूं मैं आपको, इन एनिमल्स में जो इसका ब्लड वैस्कुलर, देखो ये भी एक यूनिक सा चीज है, ये एडवांस फाइलम है, ये एक एडवांस नॉन कॉर्डेटा कहते हैं इसको, जिसमें नर्वस सिस्टम, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इन एनिमल्स में ब्रेन जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम
पुअरली डेवलप्ड कहते हैं। देखिए, ऑल्दो ये एक एडवांस फाइलम है, बट कुछ चीजें यहां पर नहीं है। जैसे इसमें ब्रेन एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पुअरली डेवलप्ड होता है, और इसमें कहते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ये भी यहां पर पुअरली डेवलप्ड होता है। और इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को यहां पर हीमल सिस्टम भी कहते हैं। ऑल्दो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि जानते हैं आप कि इन एनिमल्स में, देखिए याद रखना कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यहां पर पुअरली डेवलप्ड होता है, इसको हीमल सिस्टम कहते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था आपको पहले भी ये चीज, देखिए कि blood vascular system is replaced with water vascular system। ब्लड, और इसी को देखो, इसी वाटर वैस्कुलर सिस्टम को बेसिकली एम्बुलैक्रल सिस्टम कहते हैं। इसमें पानी का मूवमेंट है, और जैसे आप, और ये यूनिक चीज होता है, देखो ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इसमें क्या होता है, वाटर का पूरा एक सर्कुलेशन है इसके बॉडी में। जैसे देखिए इसमें होता क्या है, जो वाटर का जो एंट्री होता है, देखो ये मैट्रिपोराइट से होता है, ये मैट्रिपोराइट से वाटर की एंट्री होती है इसमें, और ये फिर रिंग कैनाल से होता हुआ ये आता है, देखो रेडियल कैनाल में, और रेडियल कैनाल से होता हुआ ये पहुंच जाता है ट्यूब फिट के अंदर। देखिए, तो मैट्रिपोराइट का जो यहाँ पर आप देखिए फंक्शंस क्या है, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम का इनिशियल पार्ट होता है, जहां से वाटर की एंट्री होती है। इसमें सीप्ड होता है, इसमें पोर्स होते हैं जो पानी को फिल्टर करता है। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का जो सर्कुलेशन है वाटर का, उसका एक पाथवे होता है। देखो वाटर की एंट्री यहां से होती है मैट्रिपोराइट से, और ये पहले इस चैनल में आता है, और यहां से जाता है, देखो इस वाले पार्ट में, इसको रेडियल कैनाल कहते हैं, और ये फिर कहां पहुंच जाएगा, देखो ट्यूब फिट के अंदर। और जब ट्यूब फिट में पानी भर जाएगा तो इसका बॉडी स्टिफ हो जाता है, वो एक पैर की तरह काम करता है। ट्यूब फिट क्यों कहा गया है, देखो आफ्टर एंट्री ऑफ वाटर, जब पानी इसमें फिल्डअप हो जाएगा तो वो एक लेग की तरह काम करता है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प होता है। तो ट्यूब फिट क्यों कहा गया है, क्योंकि जब इसमें पानी की एंट्री हो जाएगी तो उसका वो पार्ट स्टिफ हो जाएगा, हार्ड हो जाता है, तो वो लोकोमोटरी यूज में आ जाता है, और इसकी पूरे बॉडी पे ट्यूब फिट नजर होते हैं, जो आप देख पाएंगे इसके वेंट्रल साइड से। तो मैट्रिपोराइट को ओपनिंग पार्ट कहा जाता है, एंट्री पॉइंट ऑफ वाटर कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और याद रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये जो इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, इसका मल्टीपल यूज होता है। देखो ये सर्कुलेशन में भी आता है, ये न्यूट्रिशन में भी आता है, ये लोकोमोशन में भी आता है। अब देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है,
तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पर पुअरली डेवलप्ड का मतलब यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, मतलब एडवांस कुछ नहीं होता यहाँ पर, प्रिमिटिव टाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये पुअरली डेवलप्ड है, ना के बराबर कह देते हैं इसको, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एब्सेंट ही होता है। समझ में आ गया बच्चों? और देखिए, अब ये जो पूरा मैंने आपको बता दिया, ये जनरल सा एक कैरेक्टरिस्टिक है, किसका बताओ, जनरलाइज्ड कहते हैं। स्टारफिश एक इसका टिपिकल एग्जांपल है इस मतलब इकानोडर्म्स में। और याद रखिएगा कि जितने भी इकानोडर्म्स होते हैं उसमें कुछ चीजें यूनिक होती है। एक तो ये कि जितने भी इकानोडर्म्स होते हैं सभी में ये सभी डायसियस होते हैं, याद रखना। These all animals are all echinoderms कहते हैं, देखो all are dioecious, all are dioecious। सब में मिलेगा आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये सभी ओविपेरस होते हैं और ऑलवेज दिखते रहेंगे, ऑलवेज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है। ये सबके लिए है, देखो ऑल आर डायसियस, सबके सब डायसियस होते हैं, सभी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ये सभी ओविपेरस होते हैं, ऑलवेज 100% क्या होगा बताओ, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वा तो मिलना ही मिलना है, डेवलप्ड लार्वा फील होता है इसका, लार्वा इसका डेवलप्ड होता है। मैंने पहले भी कहा था कि लार्वा की कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा अच्छी है इसकी, क्योंकि इसमें बायलैटरल सिमेट्री वगैरह आता है, तो लार्वल स्टेज इसका एडवांस होता है और ये हर इकाइनोडर्म्स में अवेलेबल होता है। तो क्या लिखते हैं बताओ, ऑलवेज इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। समझ में आ गया बच्चों ये सारी चीज? क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो ये डायग्राम समझ में आ गया, मिटा दो इसको आप। अब देखो इसमें कुछ नाम आते हैं, देखो जैसे एक नाम आता है एस्टेरोआइडिया, ऑफिरोआइडिया, इकाइनोआइडिया, होलोथेरोआइडिया एंड क्राइनोआइडिया कहते हैं। ये इसके 5 एक्चुअली क्लास है, देखो एस्ट्रोआइडिया, ऑफिरोआइडिया, इकाइनोआइडिया, होलोथेरोआइडिया एंड क्राइनोआइडिया। ये इसके 5 क्लास हैं, जिसमें एस्ट्रोआइडिया में ही एग्जांपल आता है स्टारफिश का। ऑफिरोआइडिया में एग्जांपल आता है ब्रिटल स्टार का। और याद रखना ऑफिरोआइडिया वगैरह में एनएस एब्सेंट होता है, तो कई बार इसको ब्लाइंड सैक प्लान भी कह देते हैं ऑफिरोआइडिया को, क्योंकि एनएस यहां पर होता ही नहीं है। ब्रिटल स्टार इसका एग्जांपल है, ऑफिरा एनसीईआरटी में नाम लिखा गया है। इकाइनोआइडिया में देखो आता है सी अर्चिन, सी अर्चिन आता है देखो इसमें, इकाइनस, ये सभी नाम एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आपको कॉमन नाम के बगल में इसका साइंटिफिक नेम भी लिखना है एनसीईआरटी को देखकर, कोई यूनिक नाम नहीं है ये सब। और याद रखना सी अर्चिन में एक टर्म यूज करते हैं एरिस्टोटल लैंटर्न, ये टर्म बड़ा कॉमन है देखो यहाँ पर,
ये इस ग्रुप में मिलता है, सीआरटी में मिलता है। एक तरह का इसका ये फिटिंग स्ट्रक्चर होता है। न्यूट्रिशन में ये हेल्प करता है, फूड को मेस्टिकेट करने में। तो चिविंग एपरेटस कहते हैं, देखो इस स्ट्रक्चर को इसका चिविंग एपरेटस कहा जाता है। ये सीआरजी में मिलता है, हर जगह नहीं होता है। एरिस्टोटल लैंटर्न को चिविंग एपरेटस कहते हैं। किसका बताओ, ये काइंड ऑफ आइडिया का। होलोथ्रियाडिया में देखो, इसमें आता है सी कुकुम्बर, कुकुमेरिया। एनसीईआरटी में नाम लिखा हुआ है सी कुकुम्बर, इसको कुकुमेरिया भी कहते हैं। और इसमें होलोथ्रियाडिया वगैरह में एक टर्म यूज करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इविसरेशन कहा जाता है। देखो ये एक यूनिक फीचर है होलोथ्रियाडिया में, इविसरेशन कहते हैं इसको। ये एनिमल्स अपने एलिमेंट्री कैनाल को बाहर निकाल देते हैं फूड को ट्रैप करने के लिए। तो एक तरह का आप कह सकते हैं रिलीज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है इसको। ये अगर फूड को कैच नहीं कर सकते तो अपने एलिमेंट्री कैनाल को ही बाहर निकाल देते हैं, है ना। इसी को कहते हैं इविसरेशन। ये मिलता है सी कुकुम्बर वगैरह में, क्योंकि सी कुकुम्बर वगैरह में आर्म्स नहीं होते। खीरे के जैसा नजर आता है ये। और ये याद रखिएगा, क्राइनोआइडिया वाले ग्रुप में देखो, इसी में नाम आता है, ये पढ़ा होगा, एंटीडॉन का। जिसको सी लिली कहते हैं। इसमें फेदर स्टार भी आता है। ठीक है, सी लिली, एंटीडॉन, ये क्राइनोआइडिया वाले ग्रुप में आते हैं। और देखो एक चीज जो मैंने पहले कहा था आपको कि इस ग्रुप में लार्वा सब जगह होता है। और याद रखना, एस्ट्रोआइडिया के लार्वा को देखो, यहां पर डायक्टीरिया वगैरह आता है। और फिर आइडिया में देखो प्लूटियस लार्वा आता है। इकाइनोआइडिया में इकाइनोप्लूटियस कहते हैं। ये लार्वा का नाम है। देखो इस वाले ग्रुप में ऑरिकुलेरिया लार्वा आता है। और इसमें एक नाम आता है डॉल्यूलेरिया कहते हैं। ये सब देखो लार्वा होता है। हर ग्रुप का अपना डिफरेंट लार्वा भी होता है। और हर ग्रुप का लार्वा यूनिक होता है और सब में लार्वा मिलता है। समझ में आ गया? तो बस ये इसके क्लास है। देखिए ये इसमें 1 2 3 4 5 क्लास है इसके। हर क्लास का हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल, मैंने बता दिया इसका कॉमन नेम
साइंटिफिक नेम आप देख सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, डॉलियोलेरिया, डॉलियोलेरिया कहता है, DO। ऑरिकुलेरिया, डॉलियोलेरिया, बढ़िया बढ़िया नाम है देखो। And that is about the phylum Echinoderms. AMS कुछ नहीं करना, ये वर्षा, रेस्पिरेटरी, फॉरगेट एवरीथिंग। इविस्ट्रेशन कहते हैं रिलीज ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अपने एलिमेंट्री कैनाल को बॉडी के बाहर रिलीज कर देते हैं। विसरा मतलब ऑर्गन है, ई विसरा मतलब बाहर निकाल देना उसको। बर्सी, रेस्पिरेटरी ट्री। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि जितने ये जो उलूल जुलूल फालतू के जो टर्म्स आपके दिमाग में चलता रहता ना, और ये आपके जो बाबा आदम के जमाने के नोट्स, एलन, आकाश, पाताल, हेलिक्स, ये जो जितने आपके पुराने पुराने इतने मोटे मोटे नोट्स हैं, इन सबको बेटा मैं क्या कर रहा हूं, बुकलेट में भी होगा। नो मैंने पहले भी कहा आपको कि आपको किसी भी बुक के थ्योरी में जाने की जरूरत नहीं है। If you can trust on your teachers, what he is saying, try to follow exactly. Don't use your brain in that part. समझ में आ गया? तो अपना किडनी इस्तेमाल मत करो, जो टीचर कह रहे हैं उसको सुन लीजिए आप। इतना कुछ पढ़ने के बाद वहां जाएंगे, पूछेगा कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच फाइलम, दैट्स ऑल। तो जितने भी आपके पुराने नोट्स हैं ना, उनको पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा, बट हमें उससे मतलब नहीं है कि आपके पुराने नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ये आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है कि आप उसको पढ़ें, नो डाउट, बट व्हाट आई एम टेलिंग उतना जरूर करना है आपको। उसके अलावा जो करना है कीजिए। हमने क्या कहा आपको कि एनसीईआरटी, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस आपके पास एलन, आकाश, अताल, पताल, हेलिक्स, रेजोनेंस, ब्रिलियंट, व्हाटएवर, प्रैक्टिस जहां से करना है कीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी थ्योरी में मत जाओ, अपने समय की बर्बादी होगी। ठीक है ना बच्चों? एंड in coming 16 or almost 19-20 years, I have seen so many institutes notes, उसका पैकेज, but ultimately आपका जो सिनेरियो है, ये सब अब लगता है एक आपके लिए बर्डन है और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए, और मैंने इसको खत्म किया, इस फाइलम को। अब मैं नेक्स्ट फाइलम पे आ रहा हूं जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। चलिए लिखिए आगे। अब ठीक है बच्चों, मुझे भी लगता था कि मैं भी पहले एक एक फाइलम को, कई बार तो दो दो क्लासेस लग जाते थे पढ़ाने में उसको, बट लगता है ये सब क्यों क्यों बच्चों को हम और बर्डन कर रहे हैं कोचिंग के नाम पे, और कि कोचिंग में देखो ऐसे पढ़ा दिया गया, वैसे पढ़ा दिया गया, सर उसमें उस नोट्स में ये लिखा हुआ था, एलएन के टीचर ने ये बता दिया था, उसमें इतना, अरे सब आपके दिमाग को खराब कर दिया उन लोगों ने, इतना पढ़ा पढ़ा के। एंड आई अगर मैं कहूं तो ये जो बहुत ज्यादा, आई रियली डोंट रियलाइज व्हाट टीचर्स आर टीचिंग इन एलएन, खास करके बच्चों को दिमाग खराब करते हैं वहां पर। जो डॉक्टर बनने के बाद आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, अब 18 घंटे में वहां पर आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाया जा रहा है, ऑल बकवास। इस मामले में एलएन को मैं 0 कैटेगरी दूंगा। बच्चे बड़े खुश रहते हैं, सर बहुत बहुत पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा देते हैं, बट आपको क्या फायदा हुआ उसका? नोट्स बाद में खोलने का मन भी नहीं करेगा आपको। आई गिव 0 रेटिंग इफ यू टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। उसके बेटर आपको आकाश का पैकेज मिल जाएगा, आकाश के नोट्स मिल जाएंगे आपको, क्योंकि वहां टीचर टाइम फ्रेम में पढ़ाते हैं। एलन में टाइम की कमी नहीं होती। एक कॉकरोच का मास्टर है जो पूरा कॉकरोच ही पढ़ाता रहता है, और इसका नाम कॉकरोच मास्टर हो जाता है।
एक टीचर क्या पढ़ा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, तो वो एलिमेंट्री कैनाल ही पढ़ाता रहेगा पूरे पूरे बैचेस में घूम घूम के, तो क्या करेगा बेचारा, फ्रस्ट्रेशन में वो 20 घंटे एलिमेंट्री कैनाल ही पढ़ाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग मास्टर है, फीमेल का अलग मास्टर है, तो एनार्की है। मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता बच्चों को कि आप कहीं और चले जाओ, बट डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी गोइंग टू कोटा। वर्स्ट सिनेरियो आजकल वहां पर। चलिए चलिए हम अब वापस आते हैं, लिव इट। समझ में आ गया बच्चों? तो पुराने चीजों को भूल जाइए, नया टाइम है, नए क्वेश्चंस हैं, नया पैटर्न। तो जितना बता दिया गया ना, आई कैन बेट कि अगले साल अगर एक भी क्वेश्चन आपके क्लास नोट से बाहर आ जाए ना, तो अगर पूछना सर इसमें ऐसा लिखा और आपने पढ़ाया नहीं था, आई कैन चैलेंज यू। चलिए वापस आते हैं, लिखिए अब नेक्स्ट फाइलम। हेमिकोडेटा। अब देखो, ये एक लास्ट फाइलम है, किसका बताओ? नॉन कॉर्डेट्स का। जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि काफी समय तक हेमिकोडेटा को कॉर्डेटा का सब फाइलम मानते थे कंफ्यूजन में, बट बाद में कंफ्यूजन खत्म हो गया और हमने ये मान लिया कि हेमिकोडेटा एक सेपरेट फाइलम है नॉन कॉर्डेटा का। अर्लियर क्लासिफिकेशंस में हेमिकोडेटा वाज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा because of confusion of notochord. But after the removal of confusion, now it is understood hemichordata is a separate phylum of non-chordata in which notochord is absent. तो एक चीज जो समझ में आ गया कि हेमिचॉर्डेटा जो होता है इसमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो absent होता है। तो ये एक सेपरेट फाइलम है, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि इसमें कॉर्डेट के जैसा, देखो यहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं, ये एक यूनिक फीचर है। देखो यहां पर जो कॉर्डेटा में भी मिलता है, तो कॉर्डेट की तरह यहां पर क्या होता है, क्या बोलेंगे, फेरेंजियल गिल स्लिट्स, और यहां पर डॉर्सल नर्व कॉर्ड एपियर्स। तो देखो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक है, देखो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक, इसे कहते हैं कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक। ये कॉर्डेटा फीचर्स होता है। और एक यूनिक चीज मैं कहना भूल गया कि कोटा में कई बच्चे ऐसे भी हैं जो 2-3 साल एलएन में कोचिंग कर लिया, 1-2 साल कहीं और भी चले गए, उधर उधर उसके आसपास आस पड़ोस में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सो कॉल्ड बिग इंस्टीट्यूट्स, और 5-6 साल कोचिंग करने के बाद जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वहीं पर वो फिर चाय का दुकान भी खोल लेते हैं, क्योंकि मदर फादर घर में आने नहीं देंगे उसको फिर वहां से। तो वो बच्चे वहीं चाय का दुकान खोल लेते हैं, किताब का दुकान खोल लेते हैं, एक पीजी ले लेते हैं, पीजी चलाते हैं वहां पर, ठीक है। ये भी होता है वहां पर। बहुत सारे मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनका, जो कोटा गए थे डॉक्टर बनने के लिए और वहां चाय का दुकान चला रहे हैं अपना। तो ये सब भ्रम से बाहर निकल जाइए आप लोग, आप अपने प्लेस पे हैं, आप बेस्ट प्लेस पे हैं। और 400 बच्चों के ग्रुप में, 250 बच्चों के ग्रुप में पीछे बच्चा क्या कर रहा है टीचर को पता नहीं है। 1 लाख बच्चे पढ़ाते हैं और 2-3-5 हजार रिजल्ट अगर आ गया इधर उधर से, तो ये बहुत कोई अचीवमेंट नहीं होता उनका। और जो टॉपर का हालात है आप देख लीजिए, जो शोएब इकबाल के नाम का इसमें जंतु जो
अपीयर हुआ है उसको सभी क्लेम कर रहे हैं, ये मेरा कोचिंग था, मेरे यहाँ पढ़ा था, वो कहता है मैंने यहाँ भी पढ़ा था, मैंने वहां भी पढ़ा था। तो ये तो इनका खेल होता है। पूरी टीम इनकी, एलन का एक पूरा टीम है जो इसी फिराक में घूमता रहता है कि कहाँ का बच्चा टॉप करने वाला है, कैसे उसे ट्रैक करेंगे। समझ में आ गया? तो ये सब जो है ना, एक ये सच कम बताते हैं और ऐसा दुनिया बना के रखते हैं कि आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, बच्चों को कंफ्यूजन में रखते हैं केवल। आपको लगता है सब कुछ वहीं हो रहा है, वहां कुछ नहीं हो रहा है। इट इज द वर्स्ट प्लेस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल प्रिपरेशन, आई एम टेलिंग यू। चलिए यहां देखिए, अब वापस आते हैं। तो देखो, हेमी कॉर्डेटा का मतलब आधा होता है, हाफ कॉर्डेटा कहते हैं। हेमी मतलब हाफ ही तो होता है ना, हाफ कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के जैसा यहां पर क्या है बताओ? तो कॉर्डेटा के जैसा यहां पर देखो लिखा हुआ है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, और यहाँ पे डॉर्सल नर्व कॉर्ड का अपीयरेंस हो जाता है। ऑल्दो यहाँ वेंट्रल नर्व कॉर्ड तो मिलता ही है, डेवलप्ड फॉर्म में होता है वो। और इसीलिए देखो कहते हैं, देखो क्या लिखते हैं, तो हेमिकॉर्डेट्स को कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा। देखिए, इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच का। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे क्यों? व्हाई, टेल मी, व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। लिख लीजिएगा इसको। हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, क्यों कहते हैं बताओ? तो कनेक्टिंग लिंक इसलिए कहते हैं कि इसमें डॉर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड दोनों होता है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब देखो, ये एनिमल भी पूरी तरह से मेरीन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं, ये शुद्ध मेरीन होते हैं, सबके सब समंदर में मिलते हैं, है ना। और देखिए, जैसे मान लो, यहां देखो, ये मिटा दो इसको यहां पर। देखो, जैसे इसमें एक एग्जांपल के साथ बताऊं आपको, इसका एग्जांपल काफी कॉमन एग्जांपल है, बेलेनोग्लोसस, जिसको टंग वॉर्म भी कहते हैं। बाकी जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये इससे पता चल जाएगा आपको। देखो, इन एनिमल्स में कहते हैं, देखो तीन इसका पार्ट्स होता है बॉडी का, ऐसे देखिए, देखो ये इसका एक टिपिकल बॉडी प्लान है, इसका बताओ, बेलेनोग्लोसस का, जिसको टंग वॉर्म भी कहते हैं। इसमें देखो, ये ऊपर जो आप देख रहे हो, इसी को कहते हैं प्रोबॉसिस। बीच में ये कॉलर आता है, देखो ऐसे, और नीचे ये जो देख रहे हैं आप, इसका ये पूरा पार्ट, ये इसका ट्रंक होता है। ठीक है, और आप जानते हो कि इसके इस ट्रंक वाले पार्ट में आप देखेंगे ऐसे, ये गिल स्लिट्स होते हैं इसके ऐसे, देखिए यहीं पर इसका कॉलर वाले पार्ट में ही ये इसके माउथ का पार्ट होता है, देखो ऐसे। तो देखो ये इसका गिल स्लिट्स कहते हैं, और यहां देखिए ऐसे ये इसके गोनेट्स होते हैं।
देखो ऐसे कई तरह मल्टीपल गोनैड्स है। देखो मेल में टेस्टिस होगा, फीमेल में ओवरी होगा, ये गोनैड होता है इसका। यहाँ पर देखो इसका कुछ ये इसके ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं और ये इसका एनएस होता है। ठीक है, और एक्चुअली क्या है देखो यहाँ पर इसके अपर पार्ट में ऐसे देखेंगे आप कुछ इस तरह का एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर एपियर होता है, जिसको लोग पहले नोटोकॉर्ड मानते थे। एक्चुअली नोटोकॉर्ड नहीं है ये, इसे स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। नोटोकॉर्ड के जैसा लगता है बट नोटोकॉर्ड है नहीं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं इसको। और स्टोमोकॉर्ड जो होता है ये एक्टोडर्मल होता है इन ओरिजिन। पहले लोग इसी को नोटोकॉर्ड मान रहे थे, और अगर नोटोकॉर्ड इसको मान लेते तो कहते ये कॉर्डेटा है, बट ये नोटोकॉर्ड नहीं है, ये केवल अपर पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ये इसे स्टोमोकॉर्ड कहते हैं, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है। हमें पता है कि नोटोकॉर्ड हमेशा मीजोडर्म से आता है। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कहां से होता है बताओ? इट इज मीजोडर्मल, लेकिन ये तो एक्टोडर्मल होता है। समझ में आ गया बच्चों? और देखो ये जो एनिमल्स होते हैं इसमें एक्सोस्केलेटन वगैरह एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर एक टर्म यूज करते हैं प्रोबॉसिस ग्लैंड। ये इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ये भी इस एनिमल्स में मिलता है। यहां पर ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अलावा देखिए यहां पर ये सभी डाइसियस होते हैं। ऑल आर डाइसियस। और देखो इन सब में मिलेगा आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये सभी ओविपेरस होते हैं। और यहां पर मिलता है इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा इज देयर। तो देखो ऑल आर डाइसियस, ये पानी में रहते हैं, मेरीन एनिमल्स होते हैं। डाइसियस कहने का मतलब देखो ये जो गोनैड आप देख रहे हो यहाँ पर, ये गोनैड या तो टेस्टिस है या तो ओवरी होता है। तो दोनों गोनैड एक साथ नहीं मिलते, ये गोनैड या तो टेस्टिस होगा या तो ओवरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एनिमल डाइसियस होते हैं। इन सब में क्या मिलेगा आपको? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ये सभी ओविपेरस होते हैं। और इनमें क्या मिलेगा बताओ? इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। और याद रखिएगा इसको, इस डेवलपमेंट में लार्वा आएगा और इसके लार्वा को टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं। इसके लार्वा को टॉर्नेरिया लार्वा कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? और याद रखिएगा यहां पर एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया
बेलेनोग्लोसस, एक और नाम इसमें आता है, देखो इसको सैकोग्लोसस कहते हैं, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सैकोग्लोसस कहता है। मैंने कहा दो एग्जाम्पल है, बेलेनोग्लोसस जिसको टंग वर्म कहते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल ये है, देखो सैकोग्लोसस। ऐसे कोई देखो यहां कोई ऐसे कोई एंडोस्केलेटन जैसा टर्म यूज नहीं करते, जो इसके बॉडी का फ्लूइड होगा उसी से हार्डनेस आता है इसमें, ऐसे कोई एंडोस्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर भी यहां पर नहीं है। लिखा हुआ है सिलिंड्रिकल वर्मी फॉर्म, आप देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है, ये जो एनिमल्स होते हैं सिलिंड्रिकल होते हैं, वर्मी फॉर्म लिखा हुआ है, वर्म लाइक, इलोंगेटेड बॉडी होता है, देखिए इसका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिलिंड्रिकल वर्मी फॉर्म। और बाकी तो जानते हैं ना, देखो अगर मैं इसको और एक लाइन में बता दूं तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये बायलेट्रिया है, ये एंट्रोसिलोमेट होता है, ये ड्यूट्रोस्टोमिया होता है, देखो वर्म लाइक, वर्म वर्म वर्म, सिलिंड्रिकल शेप में होता है, एनसीईआरटी में तो टर्म यूज किया गया, देखिए नहीं होता, नो। ठीक है, और देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेट्रिया है, एंटेरोसिलोमेट है, ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि इकाइनोडर्म्स की जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेट्रिया, एंट्रोसिलोमेट एंड ड्यूट्रोस्टोमिया। यस, मोलस्का भी डायसियस होता है, अब एक आध कहीं एक्सेप्शन होगा, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा और इवन ऑलमोस्ट कॉर्डेटा, ये सभी डायसियस ही होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? एंड दैट्स अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स। इससे ज्यादा आपको नहीं करना क्लासिफिकेशन में इन सब में, बहुत ये भी बहुत ज्यादा है आपके लिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए तो हमने खत्म कर लिया नॉन कॉर्डेट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कॉर्डेटा की तरफ। लिखिए अब कॉर्डेटा। अब ये लो ड्यूट्रोस्टोमिया क्या है, ये बताया नहीं गया था आपको कि जिस एनिमल में एनएस पहले आता है, माउथ बाद में आता है, जहां पर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसमें एनएस पहले आता है, माउथ बाद में आता है, उसी को ड्यूट्रोस्टोमिया कहते हैं। चलिए लिखिए अब नेक्स्ट। क्या है, चोरडाटा या कॉर्डेटा है? ये मतलब कॉर्डेटा है, चोरडाटा नहीं है ना? कुछ लोग जो नॉन बायोलॉजिकल लोग होते हैं उसको चोरडाटा बोल देते हैं। कॉर्डेटा आप जानते हैं ये आपका फाइलम है ना? तो देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कॉर्डेट्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है, नंबर 1 कहते हैं ऑल कॉर्डेट्स मस्ट पोजेस डॉर्सल नोटोकॉर्ड।
कभी न कभी एक ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड होता है डॉर्सल साइड में, डॉर्सल ट्यूबुलर नोटोकॉर्ड कहते हैं। ये कभी न कभी हर कॉर्डेट्स में अपीयर होता है। नंबर 2, सिंगल होलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड, जो आपकी बॉडी में भी स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में है। नंबर 3, pharyngeal gill slits। नंबर 4, post anal टेल, एनएस के पीछे पूंछ होता है, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वेंट्रल हार्ट, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट कहते हैं। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक हमेशा हो ये जरूरी नहीं होता। क्या लिखा हुआ है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इट मस्ट बी प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। कभी न कभी होना चाहिए, हमेशा हो ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में कि कॉर्डेटा को जो क्लासिफाई करते हैं आप, तो इनकी बेसिस में यही सब आता है फिर कि नोटोकॉर्ड कहाँ था, कब खत्म हो गया। तो ये कॉर्डेट्स के 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कॉर्डेट्स में मिलता है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, बट कभी न कभी होना चाहिए और होता है। समझ में आ गया बच्चों? और ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा, 5 के 5। यस, कई बार जैसे अभी बताता हूं, तुम जाओ देखो। अब आप जानते देखिए कि ये तो कॉर्डेट्स का बेसिक फीचर है, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो कॉर्डेटा एक फाइलम है, इसे हम डिवाइड करते हैं 3 सब फाइलम में। और ये जानते हो कि सब फाइलम क्या क्या होता है, बताओ। तो एक सब फाइलम को कहते हैं यूरोकॉर्डेटा, एक का नाम आता है सिफेलोकॉर्डेटा, और एक को कहते हैं वर्टिब्रेटा। देखिए ये और आपको मैंने कहा था कि इन दोनों को मिलाकर कहते हैं क्या, इसे कहते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और इसी को कहते हैं एक्रेनियाटा। और वर्टिब्रेटा को क्रेनियाटा भी कहा जाता है। देखिए, तो कॉर्डेटा एक फाइलम है। इस फाइलम के 3 सब फाइलम हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को कंबाइंड फॉर्म में प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। इसको एक्रेनियाटा भी कहते हैं, मतलब क्रेनियम नहीं होता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या बताओ? इसका मतलब होता है विदाउट क्रेनियम, विदाउट ब्रेन बॉक्स, विदाउट क्रेनियम। क्रेनियम को ही ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है।
और विथ क्रेनियम उसे आप क्या कह देंगे बताओ? उसे क्रेनियाटा कह देते हैं, जो वर्टिब्रेट्स में होता है ना? और अगर आप यहां पर देखिए ऐसे, अब देखो तो, अच्छा ठीक है, चलो बच्चों फिर आज रहने तो इतना ही, फिर अब पढ़ेंगे इसके बारे में आप अगली क्लास में, ठीक है? दैट्स फाइन। चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय।